गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ जो चल रहा था, उसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। आप देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर 7 है, शायद चैप्टर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहला टर्म होगा दूरी का सूत्र। आज सबसे पहला टर्म होगा दूरी का सूत्र। आज आपके सामने है आनंद सर के द्वारा मैथ का एक नया सेशन जिसका नाम है दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र आपके पास क्या है, मान लो 2 पॉइंट है। एक पहला पॉइंट है P जिसका निर्देशांक है x1, y1, ओके। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे Q, इस Q का निर्देशांक है x2, y2, ठीक है। आपको ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, इसी PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये जो PQ है, इसी PQ के बीच का डिस्टेंस आज आपको निकालना है। सबसे पहली बात कि जैसे आपने बोला x1, y1, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया कि x1 और y1 जो आप मेजर करते हैं वो आप मेजर करते हैं फ्रॉम ऑरिजिन। आप जो x1 और y1 मेजर करते हैं, आप मेजर करते हैं फ्रॉम ऑरिजिन, आप ऑरिजिन से मेजर करते हैं। और ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ओके। ये हो गया ऑरिजिन। हमने क्या बोला कि आप किसी भी दूरी को कहाँ से मेजर करते हैं, तो आपने बताया ऑरिजिन से मेजर करते हैं, मतलब मूल बिंदु से मेजर करते हैं। इसका मतलब है ये जो बिंदु है, अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो आपको पता चलेगा यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब लंबवत डाल दिए, ये डाल दिए लंबवत। और इसका मतलब है कि ये दूरी है x1, ये दूरी कितना हो गया x1, और ये दूरी हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी हो गया y1, ये दूरी यहाँ तक हो गया x1, ओके। उसी प्रकार आप क्या करिए, Q से परपेंडिकुलर डालिए। आइए डालते हैं, डाल दिए तो ये जो परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये डिस्टेंस हो गया आपका x2, ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका x2, और ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका y2। समझ अच्छे से, ये क्या हो गया आपका y2, ओके। ये हो गया आपका y2। आप सभी बच्चे जो हमें देख रहे हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप सभी लोग, हालांकि अभी तो हम पढ़ा मैथ रहे हैं, लेकिन मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप सभी लोग नीट की तैयारी करें। आप सभी लोग नीट की तैयारी करें। नीट बोलते हैं मेडिकल की तैयारी को। ज़रा सा एक सेकेंड आप देख लो इसका सिलेबस क्या है, ताकि आपके समझ में अभी से ये बात बैठना शुरू हो जाए। नीट की तैयारी आप करेंगे, नीट की तैयारी करते हैं, अगर आप मेडिकल की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ से आपके सामने आप बनेंगे डॉक्टर, और इस कोर्स का नाम है MBBS। आप जो कोर्स करेंगे वो MBBS का कोर्स होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है, 3 सब्जेक्ट। सबसे पहला होगा आपका फिजिक्स, दूसरा होगा आपका केमिस्ट्री, और तीसरा होगा आपका बायोलॉजी। सबसे पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा हो गया आपका बायो। फिजिक्स से 45 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन रहेगा, और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन। कितना हो गया, 45, 45, 90, 90, 90। अगर आप सबको जोड़ दीजिए तो 180 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, तो गुना 4 कर दीजिए, मतलब कुल हो गया 720 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन ये करेंगे कि आप आपके पास जो 10th का मैथ है, अगर वो थोड़ा सा कमज़ोर भी हो जाए, मेरा ऐसा मानना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके सामने। आप अपने साइंस पेपर को, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अभी से आप इंग्लिश मीडियम NCERT बुक का रीडिंग करना शुरू कर दें अभी से ही। हालांकि हमने आपको हिंदी मीडियम 10th में पढ़ाया है, लेकिन इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हैं। आपको अगर डॉक्टर, इंजीनियर, बड़का बड़का लोग बनना है तो बड़का बड़का काम अभी से करना पड़ेगा। आप अभी से इंग्लिश मीडियम NCERT बुक या कोई भी अच्छा पब्लिकेशन जो आता है, आप उसका बुक खरीदिए। आप उसको समझिए मत, उसको रीडिंग डालिए, उसमें जो वर्ड मीनिंग नहीं आता है डिक्शनरी से खोजिए, उसको एक कॉपी में नोट करिए, उसको याद करिए आप सुबह शाम बैठ के। जी हाँ, अभी जब तक आप 10th पास नहीं करते हैं ये एक काम करके रखिए, और अगर ये काम करके आप तैयार रहते हैं तो मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, जिस साल आप 12th देंगे उसी साल आपका नीट में रिजल्ट होगा। ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है आपके सामने। इसलिए हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे आपको दूरी का सूत्र। हमने कहा ये आपका x1, ये आपका x2, तो बताइए ये दूरी कितना होगा। जहाँ पे हम लेके जा रहे हैं, पेन चला रहे हैं ब्लैक वाला, ये दूरी कितना होगा। ये टोटल x2, ये x1, तो ये होगा आपका x2 माइनस x1, ओके।
अब देखिए अगर ये दूरी x2 माइनस x1, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालें, इस पॉइंट को हम r कह दें, तो ये भी कितना होगा, ये भी दूरी हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। ये भी दूरी कितना होगा, तो ये भी दूरी होगा x2 माइनस x1। समझिए अब देखिए ये टोटल दूरी है y1, ये जहाँ पेन चल रहा है मेरा y1 y2, और ये दूरी है y1। देखिए ना ये पूरा है y2 और यहाँ से यहाँ तक है y1। यहाँ देखिए तो ये दूरी कितना होगा, जहाँ पे हम पेन चला रहे हैं, तो ये दूरी हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। निकल गया। अब देखिए ये कोण 90 डिग्री। अब ये जो त्रिभुज है PQR वो एक समकोण त्रिभुज बन गया। आप देखो ना PQR जो बना है वो कैसा बन गया, वो बन गया एक समकोण त्रिभुज। और आपने पढ़ा था कि आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस साहब का जो प्रमेय है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, या लिखेंगे यहाँ कौन सा त्रिभुज, कौन PQR। PQR कैसा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किया जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किया जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय को आप अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, उसका कहना है कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और इसको हम मान लेते हैं कि लंब बोल दिए, और ये जो है इसे आपने आधार बोल दिया। तो पाइथागोरस का कहना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है, कर्ण हो गया आपका PQ, और यही कर्ण जो है वो दूरी है, यही कर्ण जो है वो क्या है, दूरी है। किसके बीच का, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का दूरी है। तो कर्ण हो गया PQ का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब कितना है, तो लंब है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कंप्लीट। स्क्वायर हटा देंगे उधर जाके रूट बन जाएगा, इसीलिए PQ बराबर हो गया रूट अंडर x को पहले लिख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x, नीचे दिख रहा है क्या, जी हाँ एकदम दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको सर, नहीं दिख रहा है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका PQ बराबर क्या हो गया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो PQ है इसी PQ को बोलते हैं दूरी। तो ये हो गया, आपको जानते हैं आप x2 माइनस x1 कहिए या y2 माइनस y1 कहिए, दोनों बात सेम है। x2 माइनस x1 कहिए या आप y2 माइनस y1 कहिए, या x2 माइनस x1 कहिए या x1 माइनस x2 कहिए, दोनों बात सेम है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हो गया, ये किसका सूत्र है, तो ये है आपका दूरी का सूत्र है। अब देखेंगे इसी दूरी के सूत्र को आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप इजाज़त देते हो हमें, अगर आप हमें इजाज़त देते हो तो हम लिख सकते हैं, ये है x निर्देशांक का अंतर, x निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर जोड़ ये है y निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर का रूट अंडर, और यही फॉर्मूला हो गया किसका, दूरी का। तो हमने क्या कहा, x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर जोड़ y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया 1,2 और 3,4 के बीच का दूरी बताइए। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, AB के बीच का दूरी निकालना है। तो हमने क्या बोला, AB बराबर होता है रूट अंडर x निर्देशांक के अंतर, x निर्देशांक हो गया 3 में से 1 गया, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, अब जोड़ y निर्देशांक का अंतर, तो y हो गया 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 8 रूट अंडर 8, 8 का वर्गमूल 2√2, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। अगला सवाल आपके सामने आएगा, मान लेते हैं कि अब अगला सवाल आपके सामने आया, अगला एग्जाम्पल आया, आपसे पूछेगा बताइए 0 0 और 2 3 या 3 4 के बीच का दूरी। तो मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, AB के बीच का दूरी निकालना है। A है 0 0, B है 3 4, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर रूट अंडर x निर्देशांक मतलब 3 गुना 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर जोड़ 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 में से 0 गया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से बोलेगा 2 बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछा, आपके सामने आया 2 बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए, तो क्या हो गया रूट अंडर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप क्या बता सकते हैं, तो दो बिंदु के बीच का दूरी बता सकते हैं। आप क्या बता सकते हैं, दो बिंदु के बीच का दूरी बता सकते हैं। कंप्लीट। अब आपके सामने आपको पढ़ना है विभाजन का सूत्र। जो अगला आने वाला है उस टर्म का नाम है विभाजन का सूत्र। देखेंगे अगला टर्म है आपके सामने विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र, अब देखिए विभाजन का सूत्र क्या है। मान लो आपके सामने दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इस दोनों पॉइंट को आप डिवाइड करना चाहते हो, मतलब विभाजित करना चाहते हो। तो इसको आप विभाजित दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप देखेंगे इस ए बी को आप इधर भी बढ़ा सकते हो, इस ए बी को आप इधर भी बढ़ा सकते हो। या तो आप मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक है x1, y1 और बी का निर्देशांक है x2, y2। या तो आप ए बी को कोई तीसरा पॉइंट सी बीच में ले आए और इसके द्वारा ये हो गया x, y, ऐसा मान लिए कोई तीसरा पॉइंट बीच में आ गया। अगर बीच में आकर के ए और बी को विभाजित किया, मान लेते हैं कि सी का ए से दूरी है m और बी से दूरी है n, तो इसको बोलते हैं m अनुपात n में। इसको क्या बोलेंगे, m अनुपात n में। अगर बीच में आकर के विभाजित किया, बीच का मतलब मिडिल नहीं है, बीच का मतलब है ए और बी के बीच में कहीं भी बैठ करके अगर विभाजित करता है तो इसका नाम है अंतः विभाजन। इसका नाम है अंतः विभाजन। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है अंतः विभाजन। ये जो आपका m और n है इसका नाम क्या है, अंतः विभाजन। और दूसरा है, मान लीजिए कि आपके पास ये a है और ये b है। a का निर्देशांक है x1, y1 और b का निर्देशांक है x2, y2। अगर ये दोनों एक a हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये b हो गया। अगर इसको बाहर से विभाजित करता है, अगर इसको बाहर से, मान लेते हैं कि c यहाँ पे बैठ गया, बाहर से विभाजित करता है, तो ये दूरी हो गया m और ये दूरी हो गया आपका n। तो इसको बोलते हैं m अनुपात n में। क्या बोल रहे हैं हम, m अनुपात n में बाह्य विभाजित करना, बाह्य विभाजित करना, बाह्य विभाजित करना। ये क्या किया, अंतः विभाजन। और ये कैसा है, बाह्य विभाजन। ओके, ये कैसा है, अंतः विभाजन, और ये कैसा है, बाह्य विभाजन। तो इस प्रकार का फिगर रहेगा तो वो हो गया आपका अंतः विभाजन, और इस प्रकार का अगर फिगर है तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है बाह्य विभाजन। हमने क्या कहा, ये है आपका अंतः विभाजन और ये कैसा है आपका, ये है आपका बाह्य विभाजन। तो ओके, तो अगर कोई भी दो पॉइंट को एक तीसरा पॉइंट आकर के बीच में आता है तो उसको बोलेंगे अंतः विभाजन। अगर बगल में आके करता है तो वो है बाह्य विभाजन। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ए और बी को, ये जो सी पॉइंट है वो अंतः विभाजन m अनुपात n में अंतः विभाजन किया और ये m अनुपात n में बाह्य विभाजन किया। आप एक बात समझ लो, यदि सवाल में ये दिया हुआ हो कि न तो अंतः विभाजन लिखा हुआ हो न तो बाह्य विभाजन लिखा हुआ हो, तब यदि पूछे कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर सवाल में कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, अंतः विभाजन मान करके सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई विभाजन सवाल में क्लियर नहीं किया हुआ है, एग्जाम में क्लियर नहीं किया हुआ है, आपको क्या करनी है, कुछ नहीं करनी है, आराम से सो जाओ तुम तकिया निकाल के। तो क्या बोले, कुछ मत करना, सिर्फ क्या करना, उसको जो है अंतः विभाजन मान करके सॉल्व कर देना। बोल हाँ कर दिया, कर दिया। अब देखना तुमको क्या निकलेगा, तो तुम निकालेगा m अनुपात n, तुम निकाल लिया। यदि m बटा n का मान धनात्मक आया, मेरे प्यारे घोड़ा, यदि m बटा n का मान पॉजिटिव आया, समझना एक बार, क्या बोले, यदि m बटा n का मान पॉजिटिव आया, इसका मतलब है आप जो माने हैं वो एकदम 100% सही है, नो झोल झपेटा, कोई झोल झपेटा नहीं है। सीधी बात जान लो, यदि m बटा n का मान पॉजिटिव आया, इसका मतलब आपने जो कहा, आपने जो सोचा वो 100% सही है। यदि बाय द वे m बटा n को सॉल्व किए वो आ गया निगेटिव, इसका मतलब तू जो माना है अंतः उसका उल्टा होगा। तो बोल अंतः का उल्टा कौन होगा, बाय होगा। वेल नोन है, पूरी दुनिया जानती है अंतः का उल्टा बाय होता है। इसका मतलब तुम अंतः मान के सॉल्व किया और तुम्हारा आंसर प्लस में आया, मतलब तू सही है। अगर तू अंतः मान के सॉल्व किया, तुम्हारा आंसर माइनस में आया, मतलब तू उल्टा है। इसका मतलब सही क्या है, सही है कि वो अंतः नहीं है, वो रियल में क्या है, बाह्य होगा। समझ में आया। तो ये कब कीजिएगा, जब आपको सवाल में क्लियर नहीं रहे तो अंतः मान के सॉल्व कर दो। यदि m बटा n का मान पॉजिटिव आया, तुम्हारा अंतः माना हुआ सही है, और अगर m बटा n का मान निगेटिव आया, मतलब तुम्हारा अंतः माना हुआ गलत है, वो क्या होगा, वो बाय होगा। कंप्लीट। चलिए अब आप हेडिंग दीजिए, विभाजन का सूत्र दो प्रकार का, एक क्या होगा, एक होगा अंतः विभाजन और एक क्या होगा, बाह्य विभाजन। एक होगा आपका अंतः विभाजन और एक होगा बाह्य विभाजन।
एक होगा अंतः विभाजन और एक कौन होगा, बाह्य विभाजन। जी हाँ, एक होगा, अरे वाह बहुत बढ़िया, ठीक है जी, एकदम ठीक है जी। तो क्या बोले, एक हो गया अंतः विभाजन और एक कौन हो गया, बाह्य विभाजन। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, आप सबसे पहले पसंद करोगे पढ़ना क्या, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन सबसे पहले आप क्या ट्राई करोगे, अंतः विभाजन। देखिए अंतः विभाजन क्या है, मान लो आपके पास रुक बाबू रुक, ये है आपका 2 पॉइंट है, एक ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए का निर्देशांक मान लो x1, y1, बी का निर्देशांक मान लो आप x2, y2, ठीक है। बीच में कोई पॉइंट सी है जिसका निर्देशांक मान लिए x, y, और यही निकालना है सर, यही निकालना है। और ये जो सी है मेरे प्यारे घोड़े लाल, ये ए को m और बी को किस में, n अनुपात में विभाजित किया। आप सबों को विद्या कसम है कि आप सभी के सभी लोग डॉक्टर ही बनेंगे। ओके चलिए आइए, तो उसके लिए हमने क्या किया, हाँ डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा रहे हैं मैथ जी। तो क्या बोले कि ये आपने क्या किया, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सी जो बिंदु है वो ए और बी को m अनुपात n में विभाजित किया। ओके, अब लेकिन x1 x2 कहाँ से मापते हो भाई, तो बोलेंगे ऑरिजिन से। तो खींचो ऑरिजिन, आज ऑरिजिन खींचते हैं। ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। ओके, आप देखेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो गया आपका x1, ये सब अब बात आप जानते हैं सर, ये बात जानते हैं आप। ये क्या हो गया y1, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल, बोल ये क्या हुआ, तू बोलेगा ये हुआ x, और ये क्या हुआ, तू बोलेगा ये हो गया y। नहीं बोलेगा, बोलेगा। यहाँ से फिर लंब डाल दिया, तू बोलेगा ये कौन है, बोलेगा y2 नहीं है, और तू बोलेगा ये कौन है, तू बोलेगा वो क्या हो गया, ये कौन हो गया x2। अब चलिए, अब हम लोग क्या किए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ से ए कौन पॉइंट है, ए से परपेंडिकुलर डाल दिए, ये हो गया P, और C से परपेंडिकुलर डाल दिए, ये हो गया आपका Q। देखो ये भी 90, ये भी 90। गौर करिए, 2 समकोण त्रिभुज बना है, कौन कौन, एक हो गया APC और एक हो गया CQB। APC CQB, इसका मतलब है यहाँ देखिए आप रेड पेन पे ब्लैक पेन जो चला रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है। 9th क्लास का मैथ कहता है कि यदि 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसे वैसे होता है, पता नहीं आगे क्या होता है लेकिन ऐसे वैसे कुछ होता है। मतलब यदि AP और CQ ये दोनों समांतर है, अगर 2 समांतर रेखा को, ये जो AB है वो तिर्यक रेखा है, जब काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ये दोनों कोण क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, APC और CQB। ओके, तो ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, तो कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समानुपाती है। सर नहीं समझे तो मत समझिए, त्रिभुज में तो पढ़े हैं आप कि AA समरूपता से, क्योंकि जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होगा, और ये दोनों को 90 डिग्री है क्योंकि आपने तो लंब डाला है। तो AA समरूपता से, तो लिखेंगे यहाँ पे AA समरूपता से, देखिएगा अच्छे से, AA समरूपता से कौन त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज CQB। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा समानुपाती होगा। तो भुजा समानुपाती, या तो नीचे वाले को पहले या ऊपर वाले को बाद में, ऐसा लिख सकते हैं, या ऊपर वाले को पहले तो नीचे वाले को बाद में। तो जैसा लिखेंगे वैसा सबके साथ करिएगा, किसी के साथ अलग अलग प्रकार का बिहेव मत करिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए और एक प्रकार का व्यवहार करिए जी। तो ये हो जाएगा आपका m/n, पहले लिए नीचे वाला फिर लिए ऊपर वाला, उसके बाद ये हो जाएगा कितना, ये कितना होगा, ये होगा आपका x माइनस, ये हो गया x माइनस x1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x। तो ये बन गया x माइनस x1 बटा x2 माइनस x, ये बन गया, बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए बराबर, ये कितना होगा, ये होगा y माइनस y1, ये होगा y माइनस y1। अब बटा में क्या होगा, बटा में होगा y2 माइनस y, बटा में हो जाएगा y2 माइनस y। आपको निकालना है x और निकालना है y। अब देखिए x y कैसे निकालेंगे, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। आप एक बार क्या कीजिए, 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, अब फिर क्या कीजिए 1 और 3 को सॉल्व कीजिए। तो लिखेंगे 1 एवं 2 से, पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 और 2 को।
तो ये हो जाएगा m बटा n बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x, कोना कोनी गुना कीजिए तो ये हो जाएगा m इंटू x2 माइनस m इंटू x बराबर n इंटू x माइनस n इंटू x1। अब n x1 को इधर ले आइए तो ये बनेगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, और इसको उधर ले जाइए तो m इंटू x प्लस n इंटू x। तो यहाँ से m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो हो गया m प्लस n, तो इसीलिए यहाँ से हो जाएगा x बराबर m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। ये प्रूफ है किसका, x बराबर m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। ये किसके लिए है, अंतः विभाजन के लिए। अब सॉल्व कीजिए 1 और 3 को, लिखेंगे 1 एवं 3 से। 1 और 3 में क्या है, m बटा n बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m इंटू y2 माइनस m इंटू y बराबर n इंटू y माइनस n इंटू y1। n इंटू y1 इधर लाइए तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बराबर m प्लस n इंटू y। इसीलिए आपके सामने आ गया y बराबर, एक बार देख लेते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, आपको एकदम दिख रहा है, खूब बढ़िया से आपको दिख रहा है सर, खूब सुंदर आपको दिखता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है। तो ये हो गया आपका m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई कितना हो गया m प्लस n। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है y का। ऊपर वाला फॉर्मूला है x का, x बराबर m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। ये है y बराबर m इंटू y2 n इंटू y1 बाई m प्लस n। ये क्या है, जब अंतः विभाजन हो तो आप इस दोनों फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इधर मिटाते हैं, हम लोग जब इधर मिटाएंगे, आप इधर देख चुके हो, अगर हम लोग बाय द वे इधर मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, देखो आप, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक है 3,4, एक पॉइंट है 3,4 और एक दूसरा पॉइंट है b जिसका नाम है 5,6, ऐसा है, और ये डिवाइड करता है 2:3 में, ऐसा 2:3 में। इसका मतलब है कि ये हो गया m और ये हो गया आपका n, तो बीच में एक पॉइंट c है और इस c का निर्देशांक आपको निकालने के लिए बोला। तो अगर ऐसा पूछेगा तो x बराबर क्या होगा, हमेशा पहला वाला होता है x1 y1 और दूसरा वाला होता है x2 y2। आपने क्या लिखा, और पहला वाला अनुपात होता है m और दूसरा वाला अनुपात होता है n। आपने क्या पढ़ा, m इंटू x2 और n इंटू x1। देखो ना, तो m कितना है, x बराबर क्या पढ़ा आपने, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। अब भाई क्या हो जाएगा m प्लस n, तो m के जगह पे 2, x2 के जगह पे ये है x2 5 प्लस n के जगह पे 3, x1 कितना है, x1 है 3 बटा 2 प्लस 3 5 हो गया, तो 5 दूना 10, 3 तिया 9, 19 बटा 5, x निकल गया। y बराबर क्या सिखाए, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई क्या होगा m प्लस n। तो यहाँ पे m कितना है, m हो गया आपका 2, y2 कितना है, वहाँ पे 6, जोड़ का चिन्ह है जोड़ देंगे, n कितना है 3 और y1 कितना है 4 बटा m प्लस n, 2 प्लस 3 5 हो गया, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 12 12 24 बटा 5, ये हो गया। इसीलिए पॉइंट सी का निर्देशांक हो जाएगा कितना, 19 बटा 5, 24 बटा 5। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये कौन सा कहानी था, ये कहानी था आपका अंतः विभाजन। तो हमने कहा था कि अंतः विभाजन में दोनों के बीच इतने ठो अंतर है, अंतः विभाजन में दोनों के बीच में प्लस साइन आएगा और बाह्य विभाजन में क्या बोले थे, माइनस साइन आएगा। तो यदि आप लोगों को बोले कि बाह्य विभाजन कैसे होगा, यदि बाय द वे बोले कि बाह्य विभाजन कैसे होगा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाह्य विभाजन कैसे होगा, तो बाह्य विभाजन को प्रूफ करने में जो समय लगेगा उसको नष्ट न करते हुए हम लोग ये आपके सामने रखते हैं। अगला हो गया बाह्य विभाजन। तो आप केवल इतना याद रखें कि बाह्य विभाजन में, आप केवल इतना याद रखेंगे कि बाह्य विभाजन में मान लो ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है, ये हो गया x1, y1, पहला वाला x1 y1 और दूसरा वाला क्या होता है x2 y2। हमने कहा बाह्य विभाजन का मतलब जो तीसरा पॉइंट C होगा वो इसके बाहर में यहाँ पे होगा, और पहला जो अनुपात होगा वो होगा m और जो ये दूसरा अनुपात होगा वो होगा n। अगर बाहर से अगर विभाजित करेगा उसको मान लिए xy, तो केवल किस चीज़ का अंतर होगा, प्लस माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर सेम फार्मूला m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाई m माइनस n, और y बराबर क्या होगा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 बाई
m माइनस n। सेम कहानी है, ये क्या हो गया, ये सूत्र किसका है, बाह्य विभाजन को। और तीसरा आप समझेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A पॉइंट है x1, y1 और B पॉइंट है x2, y2। ये मध्य बिंदु कब होगा, जब ये है m और ये क्या है n। ये m है और ये n है, तो मध्य बिंदु कब होगा, मध्य बिंदु होगा जब m और n दोनों बराबर हो जाए। जब m और n दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अभी कैसा है अंतः विभाजन, तो मध्य बिंदु जो होगा वो तो हमेशा बीच में होगा। मध्य बिंदु कभी भी बाहर में नहीं होता, मध्य बिंदु हमेशा कहाँ होगा, अंदर में। इसीलिए हमेशा इसमें सूत्र कौन लगेगा, अंतः विभाजन वाला। तब यदि c निकालना हो तो x बराबर हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। आज क्या है, m और n दोनों बराबर है, तो या तो आप m के जगह पे n रख दो या n के जगह पे m रख दो। तो मान लो आपने क्या किया, m के जगह पे n रख दिया, तो n इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई n प्लस n। तो ऊपर में हो जाएगा, ऊपर से n के कॉमन कर लो, तो x2 प्लस x1 बाई 2n, n के साथ n कट गया, इसीलिए x बराबर हो गया x2 प्लस x1 बाई 2। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कोई प्रूफ नहीं जानना है, सीधा जानिए। अगर मध्य बिंदु पूछेगा दोनों को जोड़ लीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। सिमिलरली आप उसको लिली करके लिख दो, लिली करके लिखने पर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा सिमिलरली y2 प्लस y1 बाई 2। कुछ नहीं करना है। अगर हमको मध्य बिंदु पूछेगा तो दोनों x को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, दोनों y को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। अगर आपको x का मध्य बिंदु पूछता है तो दोनों x को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए और दोनों y को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। ओके, जैसे आपको मान लीजिए पूछता है आपसे, मान लेते हैं वो आपसे पूछता है, आपसे क्या पूछता है जरा ये देखिए। आपसे पूछता है, क्वेश्चन में है कि एक वृत्त है जिसके व्यास का, ये व्यास है AB, उसका व्यास है, जिसमें AB का निर्देशांक दिया हुआ है। A का निर्देशांक है 2,4 और B का निर्देशांक है 4,6। तो बोला इसका जो है केंद्र बताइए, केंद्र बताइए। तो केंद्र क्या होता है, व्यास के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। क्या बोले, व्यास के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। तो केंद्र कैसे निकलेगा, तो केंद्र का निर्देशांक मान लिए x, y। तो क्या बोले, केंद्र जो है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र कहते हैं व्यास के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र। इसका मतलब x बराबर होगा x1 प्लस x2 बाई 2। x1 हो गया 2, x2 हो गया 4/2, तो ये 6/2 कितना निकल गया, 3। और y कितना हो जाएगा, y2 प्लस y1, 6 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका y2 प्लस y1 बाई 2। y2 का मान है 6, y1 का मान है 4/2, 10/2 कितना हो गया, 5। इस तरीके से केंद्र क्या हो गया, 3,5। इस तरीके से आपने क्या देखा, उसका केंद्र कितना हो गया, केंद्र हो गया उसका 3,5। ओके, उसका केंद्र हो गया 3,5। नेक्स्ट, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है जरा ये देखिए। कभी कभी कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या आएगा, जैसे बोलेगा कि मान लीजिए कि ये जो आपका एक लाइन है, जैसे कभी कभी एक वर्ड आएगा समत्रिभाजित करता है। एक वर्ड आया समत्रिभाजित, मान लीजिए एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, समत्रिभाजित, और A का निर्देशांक है x1, y1 और B का निर्देशांक है x2, y2। समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 भाग में बांटना, 3 भाग में बांटना। समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 भाग में बांटना। और अगर एक रेखा को 2 भाग में बांटना हो तो बीच में 1 पॉइंट लीजिए, अगर 3 भाग में बांटना है तो 2 पॉइंट लीजिए। नहीं, तो यदि इस रेखा को AB को 3 भाग में बांटना है, समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब बांटना, इसका मतलब 3 बराबर भाग में बांटना है, तो इसके बीच में 2 पॉइंट लीजिए। एक हो गया C और एक हो गया D। अब देखिए 3 टुकड़ा में बट गया और तीनों टुकड़ा को आप, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। ओके, अब देखिए अगर C निकालना हो तो D भूल जाइएगा, समझिए, C निकालना हो तो D भूल जाइएगा, D निकालना हो तो C भूल जाइएगा। अगर बाय द वे आपको C निकालना है तो मान लो x y, D मान लो अल्फा बीटा। तो यदि आपको C निकालना है मतलब x निकालना है तो देखेंगे आप, D को भूल जाओ, तो ये m हो गया 1 और n हो गया, ये टोटल n हो गया 2, 1 जोड़ 1 2 हो गया।
तो ये हो जाएगा आपका 1 गुना x2 प्लस 2 इंटू x1 बाई 1 प्लस 2। ठीक है, उसी प्रकार y क्या निकलेगा, 1 गुना y2 प्लस 2 गुना y1 बाई 1 प्लस 2। ये निकल गया आपका कौन सा, xy। अगर अल्फा बीटा निकालने बोलेगा तो आप c को भूल जाओ, ये टोटल हो गया 2 और ये टोटल हो गया 1। तो अगर आपको ये c निकाले, अगर आपको d निकालनी है तो क्या करेंगे, अल्फा बराबर m का मान 2 हो गया और n का मान 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 गुना x2 प्लस 1 गुना x1 बाई 2 प्लस 1, और बीटा बराबर हो जाएगा 2 गुना y2 प्लस 1 गुना y1 बटा 2 प्लस 1। इस तरीके से हम लोग अल्फा भी निकाल लिए और बीटा भी निकाल लिए। इसे क्या बोलेगा, समत्रिभाजित। इसके लिए वर्ड होता है समत्रिभाजित। क्या वर्ड यूज किया आपने, आपने वर्ड यूज किया समत्रिभाजित। ओके, आप देखेंगे एक टर्म होता है जिसका नाम है संरेख। एक टर्म आता है जिसका नाम है संरेख। संरेख के लिए हम आगे और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बताते हैं। संरेख का मतलब होता है, सम मतलब होता है समान, रेख मतलब रेखा पर। यदि आपसे पूछेगा बताइए a, यहाँ पे b और यहाँ पे c, ये 3 बिंदु है, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। आपसे पूछेगा बताइए ये ABC तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है। आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि ये तीनों बिंदु जो है वो संरेख है कि नहीं है। आप कैसे पकड़ेंगे कि ये संरेख है। सबसे पहले आप क्या करना, आपको दूरी का सूत्र आता है, आता है ना, आता है। आप क्या करो, पहले दूरी का सूत्र निकाल करके आप निकाल लो AB। आप क्या निकाल लो, AB निकालने आता है, तुम निकाल लिया। ठीक, उसके बाद तुम निकाल लो BC, आता है निकालने, आप निकाल लो BC, तुम निकाल लिया। अब निकाल लो AC, बोलो तुमको निकालने होता है AC, आपने निकाल लिया। ठीक है, तीनों निकाल लिया। दूरी का सूत्र यूज करके AB निकाल लिया, BC निकाल लिया और AC निकाल लिया, तीनों निकल गया। अब यदि इस तीनों में AB जोड़ BC बराबर AC होता है, यदि इस कॉन्सेप्ट में यदि क्या बोले हम, AB जोड़ BC बराबर अगर AC होता है, तब ABC जो है, ABC वो संरेख होगा, संरेख होगा, अन्यथा संरेख नहीं होगा। क्या करना है, मार्कर रख दिए। क्या करना है, करना क्या है कि आपको पूछा कि तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं। आप क्या करेंगे, AB निकाल लो, BC निकाल लो, AC निकाल लो। अगर AB जोड़ BC बराबर AC हो गया तो वो संरेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। कंप्लीट। आज अब आपके सामने होमवर्क क्या है जरा वो सुनिए। आपके सामने होमवर्क है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को, वो है 7.1 एंड 7.2। ये दोनों चैप्टर आपका अभी तुरंत बनना चाहिए, मेरे सामने बनना चाहिए। इसीलिए कि हम आपको मैथ इसलिए पढ़ाते हैं कि ताकि आप मैथ में 100 में 100 बटा लाइए और आगे जाकर के मेडिकल की तैयारी कीजिए, मतलब नीट क्वालिफाई कीजिए। चाहे उसके लिए आपको मरना पड़े, आप मर जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 7.1 और 7.2 आपको आज बनाना है। इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर बचता है 7.3, बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको डिस्कस करेंगे और 7.12 को डिस्कशन कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।